Hello, class 6. This is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 12 जो कि है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। हमारे चैप्टर का नेम है बच्चे हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 12 और ये हमारे पार्ट 12 की एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगी, है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। भाई एक्सरसाइज करने से पहले हमें सबसे पहले चैप्टर समझ आना ज़रूरी है ना। तो बस हम इस चैप्टर में वही देखेंगे कि हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर ले। देखो, जैसे कि चैप्टर का नेम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, कि हिंद महासागर के अंदर एक छोटा सा हिंदुस्तान है। कैसे, क्या, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे नहीं समझ आता जाएगा, है ना। देखो चैप्टर की मतलब ये इस चैप्टर को लिखा किसने है, सबसे पहले हम वो देखें, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बच्चे इन्हीं से परिचय करेंगे, इसके बाद हम चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। देखो रामधारी सिंह दिनकर जी कौन है, क्या है, लेखक के परिचय में देखेंगे। आपने जो रोचक यात्रा वृतांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। जो ये पूरा ना बच्चे एक यात्रा का आपको वृतांत देखने को मिलेगा इस चैप्टर में कि पूरी यात्रा में क्या है ना। इस यात्रा को लिखा किसने है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। जो दिनकर जी हैं उनकी रचनाओं की विशेषता क्या है कि या तो वो भारत के ऊपर लिखते हैं कुछ या फिर भारत की संस्कृति के ऊपर, है ना। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरव ज्ञान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। दिनकर जी ने किताबें भी लिखी हैं जैसे कि मिर्च का मज़ा, पढ़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। कौन कौन सी किताबें लिखी इन्होंने, जैसे मिर्च का मज़ा, पढ़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। इस टाइप की कहानी, इस टाइप की किताबें दिनकर जी ने लिखी हैं। ठीक है, देखो इनका जन्म हुआ था 1908 में, मतलब 1908 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हो गई 1974 में, है ना। तो इनका जो समय काल था जीने का वो था 1908 से लेके 1974 तक। ठीक, क्लियर बढ़िया से, कोई डाउट बच्चे। चलिए तो एक बार हम इस परिचय को वंस रीड कर लें। देखो आपने जो रोचक यात्रा वृतांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरव गान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं जैसे मिर्च का मज़ा,
पढ़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए क्लियर है तो अब वापस से आ जाते हैं नहीं अपने चैप्टर पे। देखो, जैसे कि हमारा चैप्टर है हिंद महासागर में। हिंद महासागर एक बहुत बड़ा महासागर है, उसमें छोटा सा हिंदुस्तान। तो उसमें छोटा सा हिंदुस्तान कैसे है, चैप्टर पढ़ के पता चलेगा, है ना। यात्रा में मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। देखो, मैं कौन, खुद यहाँ स्वयं लेखक ने यहाँ अपनी ट्रैवलिंग स्टोरी शेयर करी है ना। उनका जो यात्रा उन्होंने करी, यहाँ पर मैं बनके उन्होंने अपनी यात्रा को शेयर किया है। जैसे यात्रा में मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। मतलब ऐसे हुए होंगे, दिल्ली से 15 जुलाई को बैठे होंगे, बम्बई पहुंचे होंगे 16 जुलाई को, फिर 16 जुलाई को नैरोबी के लिए निकल गए होंगे, है ना। फिर नैरोबी से मॉरिशस के लिए 17 जुलाई को रवाना हुए। ठीक है, इधर से जाते समय नैरोबी मतलब केन्या की दुनिया में मुझे 1 रात 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया, है ना, यहाँ से जाते वक्त। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीय और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए, है ना। जब वो मॉरिशस में रुके ना, तो उनके मन में कैसा लालच आ गया कि यहाँ ना मॉरिशस के भारतीय भी हैं, है ना। तो मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पहले हमें क्या करना चाहिए, अफ्रीका के शेरों से मुलाकात, एक बार अफ्रीका के शेरों को भी तो देखना चाहिए। जहाज मतलब विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव मतलब इसलिए हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उस दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए, है ना। मतलब वहाँ पे नैरोबी में इनको 1 रात और 2 दिन रुकना था। जैसे आज गए हैं तो आज का पूरा दिन, आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन, ऐसे, है ना। तो इनका क्या मन आया कि ना मॉरिशस के भारतीय और अफ्रीकियों से मिलने से पहले ना हमें यहाँ की एक चीज़ देख के जाना चाहिए जब हम यहाँ रुके ही हैं। तो वो क्या कि अफ्रीका के शेरों को देखना चाहिए। एक लालच आता है ना, तो इसीलिए वह उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, यात्रा पे मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज मतलब विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उस दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। जैसे कि नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है। आप ये सोचो कि नेशनल पार्क पे घूमने निकल गए तो वो चिड़ियाघर गए थे। जी नहीं, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, वहाँ का उस शहर से बाहर का बहुत बड़ा जंगल है नेशनल पार्क।
जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है। उस जंगल का क्या बात है बच्ची कि उसके अंदर घास कम है, पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं, सर्वत्र सभी जगह। लेकिन जंगल में सभी जगह अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ी उन पर दौड़ती ही रहती है। पर्यटक बच्चे जो घूमने के लिए आते हैं ना, जो कहीं दूसरी जगह से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, उनकी गाड़ी उस पर दौड़ती ही रहती है उन सड़कों पर। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। भाई हमने भी उस जंगल में अपनी गाड़ी बहुत देर तक घुमाई, लेकिन हम जो चीज़ देखने आए थे वो अभी तक हमको नहीं दिखाई दी थी। क्या देखने के लिए आए थे? शेर, है ना। शेर देखने आए थे ना अभी तक, लेकिन कहीं भी मालूम नहीं हो रहे कि कहाँ हैं कहाँ नहीं। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थीं। उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। एक जगह उन्होंने क्या देखा कि सड़क पर 2 मोटर खड़ी हैं, उस पर वैराइटीज़ के बंदर और लंगूर, छोटे बड़े बच्चे टाइप के बंदर और लंगूर थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्किट खाने को दे देते थे। जो भी घूमने करने के लिए आते थे नहीं, वो लोग इन बंदरों को कभी कभी फल दे दिए, बिस्किट दे दी, कुछ ना कुछ खाने को देते रहते थे। अतएव इसीलिए मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते थे। जैसे ही कोई मोटर रुकी, बंदर ने उसको घेर लिया, क्योंकि बंदर वहाँ के ना बड़े लालची हो गए थे कि चलो कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा टाइप। ठीक है, तो हमने बच्चे इस पैराग्राफ में क्या देखा कि जैसे वो नेशनल पार्क के लिए निकल गए। अब आपने सोचा नेशनल पार्क मीन्स टू से कि कोई चिड़ियाघर टाइप जहाँ पे उनको शेर दिखेगा, ऐसा नहीं था। वो नेशनल पार्क शहर से बाहर एक जंगल था। उस जंगल में घास ज़्यादा थी, पेड़ बहुत कम थे, लेकिन उस जंगल में एक अच्छी चीज़ थी कि उस जंगल पे अच्छी सड़कें थीं। उस जंगल की जो सड़कें हैं वो बड़ी अच्छी थी, इसलिए वहाँ जो मतलब बाहर से आते थे घूमने के लिए, उनकी गाड़ी उस सड़कों पर चलती रहती थी। मतलब वो सड़क बिजी रहती थी ऐसे, है ना। बहुत देर तक हम इधर से उधर शेर को देखने के लिए रहे, लेकिन शेर कहीं दिखाई मालूम नहीं हुए, है ना। एक जगह हमने क्या देखा कि 2 मोटर खड़ी हैं। मोटर, यहाँ शायद मोटर गाड़ी है ना। मोटर गाड़ी खड़ी है, उस पर बहुत सारे बंदर और लंगूर चढ़े हुए हैं, है ना। वो क्यों चढ़े हुए थे उस मोटर गाड़ी पे? क्योंकि जो कोई घूमने आता, कभी कभी उन बंदरों को केले, फल, कोई भी फल या कोई भी बिस्कुट खाने को दे देते थे। तो इसलिए कोई भी मोटर रुकी नहीं, बंदर उस मोटर को घेर लेते कि कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, है ना। क्लियर है ना। चलिए वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है। लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ी उन पर दौड़ती ही रहती है। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी नहीं दिखाई पड़े। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थीं। उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्किट खाने को दे देते थे। अतएव मतलब इसलिए मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते थे। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। अब हुआ क्या बच्चे, जंगल छान लिया, बहुत हर एक सड़क छान ली, लेकिन कहीं उनको शेर नहीं दिखे।
उनको बेसिकली शेर देखने ही तो वो नेशनल पार्क आए थे, है ना। तो उन्होंने बहुत बहुत घूमे उस जंगल में, बहुत घूमे, या फिर ऐसा कहो कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान ली उन्होंने, और फाइनली वो उस जगह पे आ गए जहाँ पे उस दिन सारे शेर आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। वहाँ कुछ ऐसा देखा इन्होंने जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते जी। क्या देखा? कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी हुई थी। क्या देखा था इन्होंने कि 7-8 शेर मतलब सो रहे हैं, लेटे हैं, मतलब 7-8 जो शेर हैं वो लेटे हुए हैं और उनको घेरे हुए 8-10 मोटरें हैं। तुर्रा यह है, मतलब तुक्का या अंदाजा, तुर्रा यह है कि सिंह को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं, है ना। मतलब एक मेन पॉइंट ये है कि शेरों को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हमें कौन देखने आ रहा है। अगर इंटरेस्ट होता ना तो वो शेर ही ढंग से उसको देख लेते, है ना। फिर आगे देखेंगे, मोटरें और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की और सिंह ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल ही नहीं है। मतलब क्योंकि वो लोग भी शेर ही देखने आए होंगे, है ना। तो मोटर और शीशे चढ़ाकर, मतलब सारा कुछ पैक्ड होके वो गाड़ियों के अंदर बैठे थे और लोग, और वो शेरों को देखने आए थे। पर शेर क्या कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे थे, जैसे कि शेरों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है हम लोगों को देखने में। हम लोग इतने छोटे हैं, हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि हम लोगों को देखने में ऐसा उनको लग रहा था कि वो हमें देखना डिज़र्व ही नहीं करते, है ना। मतलब हम लोग उनको दिखें वो ऐसा डिज़र्व नहीं करते, मतलब हम लोग डिज़र्व नहीं करते, है ना। हम लोग वहाँ आधा घंटे ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर झमाई ली। आधा घंटे तक ये लोग रुके। हुआ क्या कि चलो एक शेर उठा और उठकर उसने क्या किया, झमाई ली, यॉर्निंग करी, उबासी और नींद पूरी होने से पहले या पूरी होने के बाद जो आती है ना, जब नींद आती है तो वो उबासी वो ली। दूसरे ने देह को ताना, मतलब दूसरा थोड़ा सा एक्टिव मोड में आया, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। लेकिन भाई हमारी ओर हमें देखने के लिए तो कोई नहीं आया, है ना। जैसे कि हम लोग इतने गए गुजरे हैं टाइप, है ना। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। हम लोगों को पेड़ पौधों तक को तो वो देख रहे थे, खरपात मतलब वहाँ का जो मतलब ऐसा बैकवर्ड एरिया था उसको तो देख रहे थे, हमको नहीं देख रहे। तो मतलब हम पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर हैं, है ना। अच्छा ही हुआ ना नहीं देखा, पता नहीं क्यों ही पीछे पड़े हैं। एनीवेज ठीक है, तो हमने जी इस पैराग्राफ में क्या देखा, हमारा पैराग्राफ ही खो गया। बताते हैं, बहुत सारी दूर तक पहुंचने के बाद, पूरा जंगल छान लेने के बाद फाइनली एक उस जगह लेखक आ गए जहाँ पे उस दिन सारे शेर आराम कर रहे थे। वहाँ उस दिन जो देखा ना उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि 7-8 शेर लेटे हुए हैं, ठीक है, और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी हुई, मतलब 8-10 गाड़ियों में और लोग भी उनको देखने के लिए आए हैं, तो वो लोग भी खड़े हुए हैं। और मतलब एक मज़े की बात ये है कि शेरों को इतना भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था कि देखेंगे हमें देखने के लिए कौन आया है ना। मोटरों के शीशे चढ़ा के अंदर ही अंदर सब लोग बैठे हैं, लेकिन शेरों ने एक नज़र उठा के नहीं देखी कि हमको देखने कौन आया है। मतलब हम लोग इतने तुच्छ हैं, हम लोग उनकी नज़र में आने योग्य ही नहीं है। लेखक भी भाई वहाँ आधा घंटे रुके, लेकिन किसी एक शेर ने भी उठकर उन पर नज़र नहीं उठाई, है ना। हालांकि एक शेर ने वहाँ से उठ के झमाई ली, दूसरे ने थोड़ा सा अपना शरीर एक्टिव किया, लेकिन नज़र किसी ने नहीं उठाई।
मतलब वो सोच रहे थे कि हम लोग क्या पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर हैं, है ना। ये पैराग्राफ क्लियर, वंस रीड करके जाएंगे। देखो, बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेंगे। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी हुई थी। तो राय यह है कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हो और उनकी नज़रों में आने के योग्य बिल्कुल ना हो। हम लोग आधा घंटा वहाँ ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर झमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर दूरी पर, मतलब अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, इतने में कोई मील भर की दूरी पर, मील भर 1 किलोमीटर की दूरी पर हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा। इतने में क्या हुआ बच्चे कि थोड़ी सी दूर ही 1 किलोमीटर के अंदर ही अंदर उनको एक हिरणों का झुंड दिखाई दिया, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। इतने में उन लोगों ने क्या देखा कि हिरणों का झुंड है, हिरण मतलब बहुत सारे हिरण का ग्रुप है, और उस ग्रुप के बीच में एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा है। अब 2 जवान सिंह उठे, 2 और चल दिए। अब हुआ क्या, थोड़े हट्टे कट्टे टाइप के शेर उठे, 2 और चल दिए। भाई हिरन खड़े हैं, थोड़ा उनका नाश्ता भोजन पानी खड़ा है, तो इस करके 2 शेर उठे, 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया अपना नाश्ता देखकर भी आगे चढ़कर बैठ गया। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा, है ना। एक तो भैया थोड़ा चल के आगे बैठ गया, शायद उसको भूख ही नहीं होगी, है ना। पर जो दूसरा वाला शेर था वो घास के पीछे छिपता हुआ मोर्चे पे आगे बढ़ने लगा, थोड़ा सा शेरों पर मतलब शेरों पे कह रही हूँ, हिरन के झुंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। शायद उसको भूख लगी होगी, शायद उसको अपने खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी, है ना। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि एक मतलब जैसे मतलब वहाँ देख रहे थे कि शेरों को तो अपने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। 1 किलोमीटर तक की, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही थोड़ा सा दूर ही पर उन लोगों ने क्या देखा कि हिरणों का ग्रुप खड़ा हुआ है, और उस ग्रुप के बीच में एक जिराफ मतलब बेवकूफ़ों की तरह खड़ा है। अब हुआ क्या, अभी जो 2 हट्टे कट्टे से शेर उठे, मतलब थोड़े से ऐसे ना, मतलब बढ़िया टाइप के, ऐसे बूढ़े बड़े या बच्चे टाइप के नहीं, हट्टे कट्टे से शेर उठे, 2 और चल दिए, 4 हो गए। एक तो थोड़ा आगे बढ़कर वहीं बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के पीछे छिपता हुआ थोड़ा सा मोर्चे पे आगे बढ़ने लगा, थोड़ा अपने काम पे आगे बढ़ने लगा टाइप, है ना। तो देखो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा, इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे, 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। आगे देखेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है नहीं। चलिए नेक्स्ट है, हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ी है।
भाई हिरन का जो ग्रुप था उसे पता चल गया कि शेरों की नज़र पड़ गई है हम पे, मतलब हम भोजन बनने के लिए तैयार हैं, शेरों की नज़र हम पे पड़ गई है तो। अतएव इसलिए वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। इसलिए वो चरना मतलब इसलिए वो घास वास चर रहे थे ना जो हिरन, एकदम से एक्टिव हो गए, है ना। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। हुआ क्या, अब जैसे ही पता चला ना कि शेर की दृष्टि हम पे है, शेर की नज़र हम पे है, खाना पीना तो वो सब भूल गए कि अभी हम ही ना खाना बन जाए कहीं इसका। तो उस झुंड में से कुछ हिरन तो मतलब एक तरफ को भाग गए, लेकिन जो बचे हुए हिरन थे जो वहीं की वहीं खड़े रहे। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि शेर उन्हें देख रहे हैं, और सहज प्रवृत्ति हिरनों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने से हो सकता है। अब कुछ हिरन तो भाग गए, है ना, और कुछ हिरन इसलिए खड़े थे कि एक शेर नहीं है भैया, शेर हैं काफ़ी, और खतरा हर जगह है ना। खतरा तो किसी भी तरफ भागने से हो सकता है, क्योंकि एक शेर है तो भैया ठीक है एक ही जगह जाएगा, लेकिन अब कितने शेर हैं, है ना, तो खतरा तो कहीं भी भागने से हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है ना। लेकिन शेरों की क्वालिटी कि शेर जो शिकार करते हैं ना वो एकदम से सनसेट के टाइम करते हैं, मतलब जब सूरज छिप जाता है तब शेर शिकार करते हैं। और शेरों की खासियत कि वो कभी भी झुंड का शिकार नहीं करते कि 8-10 वो हैं, कोई भी झुंड में कोई भी जानवर है तो उसका शिकार करें, नहीं, जो झुंड से भाग जाता है और जो इधर उधर अकेला दिखता है ना शेर उसका शिकार करते हैं, है ना। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। इसलिए अब ये समझ में आ रहा था कि हिरन यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे शेर को देखकर भी, है ना, वहीं की वहीं क्यों खड़े हैं। घास पास तो उनका जो खानी थी अब गई, जितनी अंदर जानी थी गई, अब अपनी सांसें बचाने के लिए ना वो थोड़ी सी समझदारी दिखा रहे थे, है ना। ये पैराग्राफ क्लियर है। तो बच्चे हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि हिरनों के झुंड ने ताड़ लिया, मतलब हिरनों के ग्रुप को समझ में आ गई कि शेरों की नज़र पड़ गई है हम पे, है ना, इसलिए वो मतलब जो भी कुछ खा रहे थे उसको खाना भूल गए। कर क्या रहे थे फिर, उसको खाना छोड़ के अब वो वहीं की वहीं सतर्क खड़े हो गए, सतर्क हो गए, चौकन्ने हो गए। कुछ हिरन तो यह सब देख के भैया कि अपनी जान बचाने यहाँ से भाग जाओ, कुछ हिरन तो वहाँ से भाग गए, लेकिन कुछ जो थे वहीं की वहीं खड़े रहे, क्योंकि उनको एक चीज़ तो समझ आ रही थी कि यहाँ बहुत सारे शेर हैं, है ना, भागेंगे तो शेर कहीं से भी अटैक कर लेंगे। और जितना अब उनको लग रहा था कि शेर सूर्यास्त के बाद शिकार करते हैं, मतलब शेर दिन छिपने के बाद शिकार करते हैं, जब दिन ढल जाता है उसके बाद शिकार करते हैं। और जो वो शिकार करते हैं ना तो वो ग्रुप का शिकार नहीं करते, किसी झुंड का शिकार नहीं करते, वह जो उस झुंड में से भाग जाता है जो कोई भी जानवर तो उस अकेले जानवर का शिकार करते हैं। तो अब ये बात तो लेखक को समझ आ रही थी कि ये हिरन यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे, क्योंकि वो समझदारी दिखाकर एक वहीं गोले में खड़े हैं, घास फूस कुछ नहीं गा रहे हैं पर अब वो, है ना। चलिए तो इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। हिरनों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है, इस अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ना हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे हैं, और सहज प्रवृत्ति हिरनों को यह समझा रही थी
कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं। और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरन को भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर है ना। अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। लेखक को ऐसा लग रहा था कि उनका ना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब बीपी बढ़ रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब ना मुझे घर लौटना चाहिए, है ना। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। अतएव मैंने तय किया कि अब मुझे घर लौटना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज में उड़े। नैरोबी से मॉरिशस तक हम कौन से जहाज में उड़े? BOAC के जहाज नैरोबी से, मतलब अब वो नैरोबी से मॉरिशस के लिए निकल गए थे। उनको शेर देखने थे, उन्होंने शेर देख लिए, दिखा के वो नैरोबी से मॉरिशस तक BOAC के जहाज में उड़े थे, है ना। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। देखो, अब नैरोबी से जहाज छूटा 4 बजे, है ना। 5 घंटे तक लगातार उड़ने के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचे तो मॉरिशस में उस टाइम क्या टाइम हो रहा था? रात के लगभग 10 बज रहे थे, है ना। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मतलब बारिश आ रही थी। एक तो रात का टाइम, अंधेरे का टाइम और ऊपर से बारिश आ रही है लो। मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े हैं। रात के टाइम होने के बाद भी, अंधेरा होने के बाद भी वहाँ बहुत लोग उनके स्वागत में खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समय देखकर, हवाई अड्डे एयरपोर्ट पे स्वागत का समय देखकर, मतलब वो जो माहौल बना था उसे देखकर यह भाव जगे कि बिना नहीं रहा कि हम जहाँ जाए हैं, जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। मतलब जहाँ वो गए ना मॉरिशस, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तो उनको देख के ना ये फीलिंग आई कि हम जहाँ भी आए हैं वो एक छोटे लेवल पे वो चीज़ फिर भी भारत ही है, क्योंकि भारत में ही होता है स्वागत वगैरह करना, है ना। तो ऐसा हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा बच्चे? देखो, अब उनको शेर देखने थे, शेर वेर देख के उनको लगा कि शायद उनका बीपी बढ़ रहा है तो उनको घर लौटना चाहिए। घर लौट आए वो लोग। ठीक है। अब वो घर लौट आए तो उनको मॉरिशस के लिए निकलना था, तो निकल गए, हवाई जहाज के थ्रू निकल गए। कौन से हवाई जहाज का यूज़ किया उन्होंने? BOAC का। 4 बजे वहाँ से नैरोबी से निकल गए और 5 घंटे के बाद मॉरिशस पहुँच गए, है ना। वहाँ पे मॉरिशस पे लगभग उस टाइम 10 बज रहे थे रात के। रात थी, अंधेरा था, ऊपर से पानी बरस रहा था। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि हवाई अड्डे पे तो उनके स्वागत के लिए बहुत लोग खड़े हुए हैं, है ना। उन सबको देखकर कौन सी फीलिंग आ रही थी कि हम जहाँ भी आए हैं ना वो एक छोटे लेवल पे वो जगह भारत ही है ना। इतना क्लियर है? ठीक है, देन वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज में उड़े। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर
तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे कि बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे? बढ़िया से। चलिए देन नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करेंगे। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण मतलब दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उसे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। पश्चिम मतलब, है ना। तो जो मॉरिशस द्वीप है वो भूमध्य मतलब भूमि के बीच रेखा में, जो हमारी ज़मीन है उसके बीच की रेखा में कोई 20 डिग्री दक्षिण की ओर और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास है ना, किंतु उससे पश्चिम की ओर थोड़ा सा बसा हुआ है ना। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। जो मॉरिशस द्वीप है वो 29 मील लंबा है ना, और जो चौड़ाई है कोई उसकी 30 मील के आसपास है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। वैसे अगर पूरे मॉरिशस द्वीप का अगर हम देखें तो कितना बड़ा है, तो 720 वर्ग मील में आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। यह जो मॉरिशस द्वीप है ये हिंद महासागर का, इसको मोती कहा जाता है ना, और भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो फाइनली मॉरिशस पहुंच गए। तो इस पैराग्राफ में मॉरिशस के बारे में बताया है कि वो ज़मीन की बीच रेखा में कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल आसपास है, लेकिन पश्चिम की ओर बसा हुआ है ना। मॉरिशस की लंबाई बताई उन्होंने 29 मील लंबा और कोई 30 मील चौड़ा होगा, है ना। लेकिन अगर पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा करने बैठे तो 700 वर्ग मील में आंका जाता है वो। यह जो द्वीप है इसको हिंद महासागर का मोती कहते हैं और भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा। ठीक है, इसको देखेंगे, वन स्वीट करेंगे इस पैराग्राफ को। मॉरिशस द्वीप भूमध्य से कोई 20 डिग्री दक्षिण की ओर, देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उसे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलो अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। देखो यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें ना तो यहाँ पे हिंद महासागर का एक इमेज भी दिया, देख लो आप, कितना खूबसूरत जगह है ये, है ना। देखेंगे तो मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ इसका कोई भी जगह समुद्र के से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं होगी, मतलब पूरे के आसपास समुद्र, है ना। मॉरिशस वह देश है जहाँ की संख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। और जी मॉरिशस वह देश भी है जहाँ पे 67% जो लोग हैं वो हिंदू मतलब भारतीय खानदान के हैं और उसमें से 53% लोग हिंदू हैं। ठीक है, चलो मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद
और बम्बई है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम जैसे कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है, तथा जिसके एक मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस के एक मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस में बनारस भी है, गोकुल भी है, ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है ना। तो इस पूरे पैराग्राफ में ना मॉरिशस के बारे में बताया है कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पे 15 मील से ज़्यादा कोई भी देश, कोई भी हिस्सा उसका मॉरिशस का दूर नहीं है। यहाँ पे 67% लोग भारतीय खानदान के हैं और 53% लोग उसमें हिंदू हैं, है ना। जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम जैसे कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है। यहाँ के एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी भी है ना। और यहाँ बनारस भी है, गोकुल भी, इनकी मोहल्ले के नाम है। ब्रह्म स्थान भी है ना। यहाँ पे माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ना हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है तथा जिनके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि मॉरिशस के हिंदुओं में ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के मतलब यूपी के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है ना। इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा मतलब जो कॉमन लैंग्वेज, जो मदर टंग है, वो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, किंतु संस्कृत की भाषा फ्रेंच है। मॉरिशस की राजभाषा कौन सी है बच्चे? इंग्लिश। लेकिन उसकी संस्कृत की भाषा कौन सी है? फ्रेंच। मगर जनता वहाँ क्रेओल बोलती है। लेकिन वहाँ पे जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं? क्रेओल। क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। वहाँ पे क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है जो हमारे भोजपुरी का हिंदी से है ना। और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। अगर हम क्रेओल के बाद की बात करें तो मॉरिशस की जो दूसरी जनभाषा है ना, उसको फिर हमें भोजपुरी ही कहना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते, ज़्यादातर सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं और उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी खूब बोल लेते हैं, है ना। यहाँ पे बच्चे बेसिकली जो भारतीय हैं वो क्या बोलते हैं? भोजपुरी बोलते हैं और समझ भी लेते हैं, है ना। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। यहाँ तक कि जो भारतीयों के पड़ोस में रहते हैं ना, वो चीनी भी भोजपुरी खूब आराम से बोल लेते हैं, है ना। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी
शाहाबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। लेकिन जो मॉरिशस की भोजपुरी है ना, वो शाहाबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है ना। वो जो शाहाबाद या सारन वाली जो भोजपुरी होती है ना, वो नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मतलब भोजपुरी तो है, लेकिन वो फ्रेंच के साथ अब मिक्स हो गई है, तो ऐसी है कि अब उसके ना आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ना बच्चे हमने कुछ लैंग्वेज रिलेटेड देखा। जैसे क्योंकि मॉरिशस के हिंदुओं में ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो फिर हिंदी का जो मॉरिशस में कुछ व्यापक विचार है। मॉरिशस की जो राजभाषा है अंग्रेजी है, लेकिन उसकी संस्कृत भाषा क्या है? फ्रेंच है। लेकिन फिर भी यहाँ जनता भैया क्रियोल बोलती है। क्रियोल का वही संबंध है फ्रेंच से जो भोजपुरी का हिंदी से है ना। यहाँ पे दूसरी जनभाषा भोजपुरी ही बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं। भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी को भी भोजपुरी खूब बोल लेते हैं वो लोग भी, है ना। तो बच्चे इस पैराग्राफ में क्या है, चूंकि मॉरिशस के हिंदुओं में अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृत की भाषा फ्रेंच है। मगर जनता वहाँ क्रियोल बोलती है। क्रियोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। और क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आएंगे बच्चे, जो कि है मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है। ऊख मतलब ईख, शायद गन्नों की खेती, है ना। चलो, जो मॉरिशस में ऊख की खेती बहुत होती है और उसको बहुत सफलता मिलती है ना। वो किसकी वजह से है? भारतीयों की वजह से मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। जो मॉरिशस की जो असली ताकत है ना, भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। सारा जो पूरा मॉरिशस है पूरा कृषि प्रधान ही है। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर ऊख की खेती ही होती है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। क्योंकि जो वहाँ पर मेन धंधा होता है वो चीनी का होता है, इसलिए यहाँ पर जो फसल होती है वो किसकी होती है? गन्ने की, है ना। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू पर नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती। अगर भारतीय वंश के लोग अगर इस टापू पे नहीं गए होते ना, इस मॉरिशस द्वीप पर नहीं गए होते ना, तो गन्ने की खेती करना भैया असंभव होता। फिर तो चीनी के कारखाने भी नहीं बढ़ते, है ना। यहाँ पर जो मेन व्यापार है वो चीनी का है, और जो मेन खेती है इस मॉरिशस द्वीप पर वो गन्ने की है ना। मॉरिशस की जो असली ताकत है ना वो भारतीय लोग ही हैं, क्योंकि भारतीय लोग नहीं होते तो फिर ये गन्ने की खेती और चीनी के कारखाने नहीं बढ़ पाते, है ना। तो हमने बच्चे इस पैराग्राफ में क्या देखा
कि मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव, भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। हम भारत में बैठे बैठे सारी चीज़ें तो समझ ही नहीं पाते, है ना, कि भारतीय संस्कृति हमारी कितनी प्राणवती और चिरायु है ना। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, है ना। लेकिन मॉरिशस जाकर हमें अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आराम से मिल जाता है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। भैया मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, लेकिन भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन किसी ये प्रलोभन को एक्सेप्ट नहीं किया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उसे भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। भैया वो अपने धर्म पे तो बने रहे, अब भगवान ने हम भारतीयों को जिस द्वीप पे भेज दिया उसी को छोटा सा हिंदुस्तान बना लिया, है ना। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए, है ना, कि मॉरिशस द्वीप पर भी जाकर हमें ऐसा फील होता है कि हम एक भारत के हिस्से में ही, छोटे से हिंदुस्तान में ही आए हैं, है ना। तो जी हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा, भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उसे भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बढ़िया से क्लियर है ना। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो ये हमारा एक लास्ट पेज और बचा है, उस पर कुछ पैराग्राफ है उनको देखेंगे। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। तो मॉरिशस के जो गांव है हर एक गांव में आपको एक शिवालय मिलेगा। शिवालय मतलब शिव मंदिर मिलेगा। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं। मॉरिशस द्वीप पर भी हर एक गांव में हिंदू लोग क्या करते हैं, रामायण का पाठ अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। ढोलक और झांझ मजीरे बजा के उसको गाते भी हैं। पूरा आपको हिंदुस्तान वाली फीलिंग आएगी वहाँ जाकर। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। मॉरिशस के जितने भी मंदिर हैं और शिव मंदिर हैं वो सारे बड़े साफ सुथरे रहते हैं।
कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्भ बनाना प्रारंभ कर दें, है ना। हमारे यहाँ के मंदिर और तीर्थ स्थानों की तो कहीं क्या, है ना। कितना अच्छा हो ना कि हमारे यहाँ के मंदिर और तीर्थ स्थानों को भी उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना स्टार्ट कर दें, तो जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं, है ना। तो देखो, मॉरिशस के आपको हर एक गांव में शिव मंदिर मिलेगा। वहाँ पे हर एक गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं बच्चे, रामायण का पाठ करते हैं, वो भी ढोलक और झांझ बजाकर। मॉरिशस के मंदिर बड़े साफ सुथरे रहते हैं, है ना। कितना अच्छा हो ना अगर हमारे यहाँ के मंदिर और तीर्थ स्थान भी इतने साफ हों तो, है ना। चलिए, तो हमने बच्चे इस पैराग्राफ में क्या देखा, मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं, है ना। क्लियर है। चलिए देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव, भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं। जो पर्व मतलब जो त्योहार हमारे भारत में मनाए जाते हैं वो त्योहार हमारे सारे मॉरिशस में भी मनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ रहते ही सारे हिंदू हैं, है ना। किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। लेकिन जो साल का सबसे बड़ा जो धार्मिक पर्व होता है वहाँ वो क्या होता है, शिवरात्रि। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है। अब उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। मॉरिशस के बीच में एक झील है, उस झील को हिंदुओं ने परियों से लिंक कर दिया है और इसलिए उस झील का नाम क्या हो गया है, परी तालाब। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। परी तालाब एक तीर्थ यात्रा करने के लिए ही नहीं है, एक पिकनिक के लिए भी एक बढ़िया जगह है। किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली ले जाते हैं। न अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते। मतलब जो पिकनिक पे जाने वाले लोग हैं वो अपने साथ मांस मछली नहीं लेके जाते, नहीं अपवित्रता का कोई वहाँ पे काम होता। साफ सुंदर सी जगह है ना। तो देखो, जितने त्योहार हमारे उसमें भारत में होते हैं उतने त्योहार ये लोग मॉरिशस में भी मनाते हैं। वहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ धार्मिक साल में आने वाला त्योहार है वो कौन सा है बच्चे, शिवरात्रि। मॉरिशस के बीच में एक झील भी है जिसको कि हिंदू लोगों ने क्या किया है, परियों से उनका कुछ कनेक्शन बिठा रखा है, इसलिए उस झील का नाम परी तालाब है। देखो, परी तालाब केवल एक तीर्थ की जगह नहीं है, वो एक पिकनिक के लिए भी बढ़िया जगह है ना। वहाँ पे लोग अपने साथ कोई मांस मछली या कोई भी ऐसी अपवित्रता नहीं लेके जाते, ना ही वहाँ पे ऐसा कुछ कमाई भी वहाँ ऐसी होती, व्यापार भी होता है ना। क्लियर है। चलिए, क्लियर है तो वंस इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। देखो, भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया गया है। उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है।
किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, न अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे जो कि लास्ट पैराग्राफ है इसमें है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भर के अपने अपने गांव के शिवालयों को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। शिवरात्रि के समय में मॉरिशस में क्या होता है कि जितने भी हिंदू हैं सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेंगे, अपने कांधों पर कांवर लिए परी तालाब आएंगे, परी तालाब से वहाँ से जल भर के अपने अपने शिवालयों को मतलब मंदिरों में जाएंगे, अपने शिव जी के मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाएंगे और उसके बाद ही वो अपने घर में प्रवेश करते हैं। यह सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। ये सारे जो भी काम है सारे बड़े भक्ति भावना और पवित्रता से होते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। तब सभी जो नौजवान लोग हैं साफ सुथरी धोती कमीज और गांधी जी वाली टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। बच्चों के लिए फ्रीडम है कि वो हाफ पैंट पहन लें, लेकिन गांधी की टोपी तो उनको भी पहननी पड़ेगी, है ना। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। परी तालाब पे जो मेला लगता है उस दिन वो मॉरिशस के प्रमुख आकर्षण में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोगों की काफ़ी संख्या में आते हैं। इसे देखने को बच्चे क्या होता है कि अलग धर्म के लोग भी यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको भी वंस रीड करेंगे। देखो, शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भर के अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो जी इसके साथ फाइनली हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या अभी इस चैप्टर के एक शॉर्ट समराइजेशन देख लें, है ना। मतलब चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे तो बच्चे कोई भी डाउट इस चैप्टर में आया होगा कंप्लीट हो जाएगा। अब पता चला कि हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान का मतलब क्या है। यहाँ मॉरिशस द्वीप जिसको एक छोटा सा हिंदुस्तान बनाया है हिंदुओं ने, है ना। चलिए तो शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे। देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, है ना। हिंद महासागर में मतलब जो मॉरिशस द्वीप है उसको ही बच्चे हिंदुओं ने छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया है ना। यहाँ पर लेखक अपनी ही मतलब यात्रा की स्टोरी को वर्णन कर रहे हैं, देख लेंगे तो। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में
मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उस दिन नेशनल पार्क को घूमने निकल गए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थीं। उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्किट खाने को दे देते हैं। अतएव मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थीं। तो राय यह है कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उन्हें भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी कोई भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम तुच्छाति तुच्छ हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हों। हम लोग वहाँ आधा घंटे ठहरे। इस बीच एक सिंह ने उठकर झमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। नेक्स्ट, इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, दूसरा घास के बीच छुपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है। अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ना हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां ठिठके खड़े रहे। बाकी हिरण ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं और शिकार वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। नेक्स्ट है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। नेक्स्ट, नौराबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज में उड़े। जहाज नौराबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं
वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। नेक्स्ट है, मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उसे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं, जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृत की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहाँ क्रोयल बोलती है। क्रोयल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है, और क्रोयल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, मॉरिशस में ऊख की खेती होती है और उसे व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। नेक्स्ट है, भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। नेक्स्ट है, मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को
उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है, किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, न अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते हैं। नेक्स्ट है, शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। ठीक है बच्चे, ये था हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। क्योंकि एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज। ठीक है जी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।